इस सीरीज में हम लोग सीटीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरह से डिस्कस किए हैं कि आप बिना किसी थ्योरी को पढ़े अपने अप्रोच और कीवर्ड के सहारे सीटीईटी के सारे क्वेश्चंस को कैसे सही सही सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सीटीटी में ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको पेशेंसफुली क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चंस को पढ़ के समझने की कोशिश करें। अधिगम कठिनाइयाँ क्या होती है? अधिगम में अर्थात सीखने में हम लोगों को या बच्चों को कुछ कठिनाइयाँ आती है। ये अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ होती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। इसके बारे में हम लोग किसी कंटेंट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग इतना जान रहे हैं, जैसे कि तारे जमीन पर मूवी में आप लोग देखे होंगे, ईशान अवस्थी को डिसलेक्सिया नामक बीमारी होते हैं, जिसमें वो बी को डी और डी को बी पढ़ता है। तो अधिगम कठिनाइयों वाले कुछ बच्चे हैं क्लास में, तो ऐसे में एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं वाले क्वेश्चंस में आप नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन कर ले या उसे गोल कर ले, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन आपके सीटीटी में बहुत आते हैं और आप एक नहीं के कारण आप क्वेश्चंस को गलत बना देते हैं। आइए हम लोग पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ये मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा है, उसको सुनने में दिक्कत होती है, तो आप उसे ऑडियो एड्स दे देते हैं जिसके सहारे वो उसे सुन सकते हैं। और हो सकता है कोई बच्चे हैं उन्हें देखने में दिक्कत होती है, तो आप स्क्रीन को लाइट को चमकदार बना के बच्चे को देखने में मदद करते हैं, या फिर आप बहुत बड़े बड़े लिखते हैं। इस तरह की सामग्रियों को यूज़ करके आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये तो एक अच्छी बात है। इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। दूसरा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय के उपागमों का इस्तेमाल। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री कौन है? हमारे वाइगोट्स्की साहब है रशिया के, जीन पियाजे साहब है स्विट्जरलैंड के। तो ये लोग शिक्षा शास्त्री कुछ उपागम दिए हैं जिसकी मदद से आप बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। तो इस उपागमों का इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर कक्षा में कीजिए। अधिगम कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए भी अलग अलग तरह के उपागम है, तो आप इन्हें कक्षा में जरूर प्रयोग कीजिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, अर्थात आपको पता है कि कोई बच्चा है वो सुनकर समझ नहीं पाता है, वो प्रैक्टिकल करके चीज़ों को हाथ से छू के या करके ही समझता है। तो आप शिक्षा योजना में उसके लिए ऐसा एक प्लान जोड़ते हैं जिसमें वो करके देख सकता है या एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। आप जटिल चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। आपके अर्थात शिक्षा शास्त्र इतना डिफिकल्ट तरह से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आकलन की आप इतनी कॉम्प्लेक्स तरीका रखे हैं कि बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में आप बच्चों के नीड्स को मीट करने के जगह बच्चों को और ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता क्या है? इसमें हम लोग पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाते हैं, कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बना देते हैं, या कोई बच्चा बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग करता है। इस तरह की चीज़ें सृजनात्मकता कहलाती है। तो सृजनात्मकता की पहचान कैसे करेंगे आप? जो बच्चा का परिज्ञान कम होगा, अर्थात बोधगम्यता होगा, अर्थात जो कम समझ सकता है, कम ज्ञान ले पाता है, वो बच्चा सृजनात्मक हो गए? ऐसा तो नहीं होगा। अब सारी चिंतन क्या होता है, इसे ब्रैकेट में मैंने डाइवर्जेंट लिखा है, अर्थात बच्चा दिशाओं में सोच सकता है। एक बच्चा है जो मल्टी डायरेक्शनल सोचता है, सारी दिशाओं में सोचता है। आप एक चीज़ पढ़ाते हैं तो वो उस चीज़ को लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके घर में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इस बारे में वो सोचते रहता है। एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसे कहते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसमें बच्चा एक ही तरह से सीखता है, एक ही तरह से सोचता है। आप उसे जो बता दिए वो बस उसे रट लिया, उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। तो आप ही सोच सकते हैं सृजनात्मकता हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही होगा, हमेशा अपसारी चिंतन से ही रिलेटेड होगा। अति सक्रियता, अर्थात सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन अति सक्रियता एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। इसमें क्या करता है बच्चा?
कोई भी चीज में ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। 10 सेकंड ये काम कर लिया, 10 सेकंड वो काम कर लिया। कोई भी चीज ज्यादा देर तक पढ़ाया गया तो 10 सेकंड देख के छोड़ दिया। हम लोग में भी कुछ अति सक्रिय स्टूडेंट होते हैं जो हर वीडियो को 10-10 सेकंड देख के छोड़ देते हैं, तो वो सब अति सक्रियता में आता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो ना तो इस वीडियो को समझ पाते हैं ना दूसरे वीडियो को समझ पाते हैं। आपको कोई चीजों को समझना है तो आपको उससे समय देना पड़ता है। तो अति सक्रियता वाले बच्चे तो सृजनात्मक होंगे नहीं। असतर्कता, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो असतर्क बच्चे तो सृजनात्मक तो होंगे ही नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपको करने के लिए आपको सतर्क होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आइए आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि क्या होता है, अर्थात हो सकता है कि बच्चे इकोनॉमिकली अलग पृष्ठभूमि से हो सकता है बच्चे सामाजिक रूप से अलग पृष्ठभूमि से हो। तो ऐसे बच्चों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। अगर बच्चे कोई विविधता संबंधी मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि उनके घर में अलग तरह की परिधान पहनी जाती है, हमारे घर में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, उनके घर में अलग तरह का खाना बनता है, हमारे घर में अलग तरह के खाना बनता है, तो इस तरह की बातचीत में टीचर को नहीं पढ़ना चाहिए, टाल देना चाहिए। तो क्या टालना चाहिए, शिक्षक को ही तो विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए बच्चों से, ताकि बच्चे विविधता को बहुत अच्छे तरीके से ले और ये समझे कि विविधता ही हमारे समाज को हमारा बहुत अच्छी बनाती है। विविधता विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। हाँ, अलग अलग विविधता विन्यासों से बच्चे हैं तो आप उनको अलग अलग विविधता विन्यासों से उदाहरण देते हैं। अर्थात किसी परिवार में अगर महिलाएं कोई अच्छे जॉब में है तो आप पढ़ाते पढ़ाते इस उदाहरण को ले सकते हैं, देखो उसकी माँ जॉब में है, साथ में घर को भी संभालती है, ये कितनी अच्छी बात है। तो आप इस उदाहरण को लेकर बच्चों में सशक्तिकरण की भावना को डाल सकते हैं। फिर सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत आकलन क्या होता है, सबके लिए स्टैंडर्ड आकलन। आप सबको रिटन टेस्ट के द्वारा ही मार्क देंगे। हो सकता है कोई बच्चा अच्छा लिख नहीं सकता, वो अच्छा बोल सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। कोई बच्चा अच्छा बोल नहीं सकता है, वो अच्छा लिख सकता है। कोई बच्चा क्रिएटिव है, नए नए चीज़ों को अच्छा से बनाता है। तो आप हर बच्चे को एक तरह से आकलन नहीं कर सकते हैं। हमारा अंतिम ऑप्शन है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा क्या है भाई, किसी समाज में महिलाओं को घर से निकालने की इजाजत नहीं है, तो आप इसे मजबूत कर रहे हैं कि उस समाज में ऐसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करना है, जो कि आप कभी नहीं करते। रूढ़िवादी धारणाओं को बच्चों के मन से हटाना ये आपकी उत्तरदायित्व हो जाती है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेकर बच्चों को आप समझाइएगा, ताकि बच्चे विविध पृष्ठभूमियों के बच्चों को अच्छे से समझ पाए और एक दूसरे का समझकर अच्छे समाज का निर्माण करें। हमारा अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अर्थात समस्या समाधान करने की क्षमताओं को बच्चे में आप किस प्रकार बढ़ाएंगे। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। लगातार अभ्यास आप बच्चों को कराते हैं, अर्थात आप कोई गणित का प्रश्न दिए हैं तो आप उसे लगातार अभ्यास कराते हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न देते हैं, उसे अलग अलग तरीके से बार बार सॉल्व करने के लिए कहते हैं। दूसरा, समस्या के हल हेतु तो अटल प्रक्रिया इस्तेमाल कर कर। अर्थात अटल प्रक्रिया, अटल हमारा नेगेटिव कीवर्ड है और हम ऐसे भी समझते हैं कि एक ही प्रक्रिया से आपको इस प्रोसेस से इस मैथ को सॉल्व करना है। आप अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग कर भी सकते हैं, आपका चिंतन अपसारी है, आप मल्टी डायरेक्शन सोच भी सकते हैं, फिर भी आपको इसे इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि किताब में दिया हुआ है। तो ये हो गया अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों के इस्तेमाल का बढ़ावा देकर। समरूप क्या होता है, जैसे कि कोई दो तरह की चीज़ें दी जाती है जिसमें कुछ सिमिलरिटी होती है या जिसमें कुछ डिससिमिलरिटी होती है। तो इस तरह से आप उसे समझाते हैं। जैसे गाय दूध देती है, मुर्गी क्या देती है, तो बच्चा कहेंगे मुर्गे अंडा देती है। तो इस तरह का इस्तेमाल कर कर आप उसको समस्या समाधान क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जी नहीं, इसको आप समझाने के लिए दे सकते हैं या आकलन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समस्या समाधान को
क्षमताओं को बढ़ाना है तो लगातार उन्हें भरपूर मौके देने पड़ेंगे। विद्यार्थियों की डर की भावना पैदा कर, आप ना तो विद्यार्थी को मार पीट सकते हैं, ना ही उनमें डर की भावना पैदा कर सकते हैं। डर की भावना पैदा करना एक नेगेटिव चीज़ है। डर की भावना पैदा करने वाले ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, लगातार अभ्यास दे रहे हैं और कार्यान्वयन पर जोर दे रहे हैं, बहुत सारे उसको मौके दे रहे हैं कि वो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करे। आप रोज़ नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और बच्चा समस्या समाधान क्षमता को अपना भरपूर उपयोग कर अलग अलग तरह से हर एक क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो आइए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, अर्थात बच्चों को आप किस प्रकार सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चे हमेशा मोटिवेट रहें। कभी कभी होता है कि 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद बच्चे आगे बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उनका प्रेरणा बने रहे और आगे आगे वो क्वेश्चन को बनाते रहें। बच्चों को दंड देकर अभिप्रेरित थोड़े किया जाता है, दंड देकर आप उसे किसी भी कार्य के करने को से रोकते हैं। अर्थात अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो उसके माँ बाप उसे दंड देते हैं ताकि वो बच्चे दोबारा चोरी नहीं करे। और वैसे भी दंड देना अभी स्कूल में गैर कानूनी हो गया है, ना आप उसे डांट दे सकते हैं, ना आप उसे मानसिक अत्याचार अर्थात डांट सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ऐसे भी चला गया। दूसरा ऑप्शन, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर, मास्टरी ओरिएंटेड लक्ष्य पर जोर दे रहे हैं। अर्थात आप अगर उसे किसी गणित के चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, पहले आप आसान प्रश्न देते हैं, फिर थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न देते हैं, फिर तो तीसरे दिन थोड़े ऐसे प्रश्न देते हैं जो उस चैप्टर में मास्टर है जो बहुत अच्छे से समझे हैं वही बना पाते हैं। ऐसे में क्या होता है, बच्चों की इंटरेस्ट बनी रहती है। बच्चे थोड़े से और डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के उसे सॉल्व करने के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। तो आंसर यही है। फिर भी हम लोग नीचे के ऑप्शंस को जरूर देखेंगे। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, मतलब बच्चों को आप इतना आसान दे रहे हैं कि बच्चों को आता है, हर बार आप एक ही चीज़ दे रहे हैं, हर बार आप 5 + 5 10 ही दे रहे हैं, बच्चों को रटा गया, बच्चा लिख रहा है, बच्चा वैसे भी डिमोटिवेट हो जाएगा, बच्चा को करने का मन नहीं करेगा क्योंकि वो बच्चा जान गया मुझे ये आता है और मैडम बार बार यही चीज़ बनाने के लिए देगी। यंत्रवत याद कराने पर जोर देकर, बच्चा यंत्र नहीं है, आप उसे यंत्रवत याद नहीं करवा सकते। याद करना एक नेगेटिव कीवर्ड है, आप बच्चे को कभी भी याद करने पर जोर नहीं दे सकते हैं। तो ये ऐसे भी नहीं होगा और ऐसे भी बार बार याद करके मोटिवेशन थोड़ी बना रहता है। अगर आपको कहा जाए कि सीटीईटी के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए तो आप इसमें मोटिवेट थोड़े होंगे। आप हो सकता है याद भी कर ले फिर बाद में भूल भी जाए, तो इसमें मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगी। मोटिवेशन तभी मिलेगी जब प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर आप जोर देंगे। पहले आसान चीज़ों को समझेंगे, फिर थोड़े कठिन चीज़ों को, फिर उसके बाद आप मास्टरी ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो उसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो मास्टर्स है जो उस पर बना सकते हैं वो उस क्वेश्चंस को, आप उनको बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।